हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 9 की। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, ये टॉपिक बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो उसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस इसके मिलेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना। कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं समझने से कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। It is defined as total number of electric field lines crossing an area in the direction perpendicular to the plane of area। देखो, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। मैंने बोला था कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इमेजिन करो कि यहां पर अभी जहां मैं खड़ा हूं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होंगी। और अगर मैं किसी एरिया को लाके सपोज दैट ऐसे रख देता हूं, ठीक है, इस तरीके से एक एरिया है, मैंने लाके रख दिया, तो फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी। और इस केस में आप देख पा रहे हो कि जो प्लेन है, जिस प्लेन में एरिया रखा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करते हुए निकल रही हैं। सो जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं किसी भी एरिया को क्रॉस करती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एरिया जिस प्लेन में रखा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उन्हीं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यहां बोर्ड पे भी समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहां पर हमने किसी एरिया को रख दिया है, तो ये जो टोटल फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए, ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात करते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ध्यान से समझना। सपोज दैट एक एरिया हमारा यहां पर रखा है और एरिया की जो वैल्यू दी हुई है वो है मान लो 2 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में, मैंने ऑलरेडी परपेंडिकुलर बनाया है, इस चीज को आप समझना कि जो प्लेट रखा है 2 मीटर स्क्वायर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने दे दिया सपोज दैट 5 न्यूटन पर कूलम। सो जो फ्लक्स होता है हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होता है E इंटू ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 2 यानी ये आ जाएगा 10, और यूनिट हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये है हमारी 5 की वैल्यू। तो अभी तक तो आसान लगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, जैसे एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में ही रखना, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सेम सिनेरियो लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 5 न्यूटन पर कूलम की ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम की है, लेकिन अब की बार जो एरिया हमने रखा वो इस तरीके से ना रख के हमने इस तरीके से रख दिया। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जब एरिया ऐसे रखा था तो फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही थी। बट अगर मैं इस एरिया को इस तरीके से रख दूंगा तो क्या होगा, फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी, कुछ ऊपर से निकल गई कुछ नीचे से, कोई भी 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं करेगा। सो एरिया को मैंने यहां पर रख दिया और इस केस में जो फ्लक्स आएगा वो आप समझ जाओगे 0 आएगा, क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, तो ये चीज समझ आती है कि इस केस में फ्लक्स बन रहा, हमने सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बन रहा। एक जनरल केस की बात करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि एरिया किसी एंगल पे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास हो रही है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। उसके पहले एक टर्म है जिसको समझ लेना बहुत जरूरी है, एरिया वेक्टर। ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर। एरिया तो हम सभी को पता है कि एरिया क्या होता है, फिर ये एरिया वेक्टर क्या चीज है। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होता है। सो सपोज दैट ये है हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लेट जिसकी लेंथ है आप मान लो 5 और ये जो विड्थ है ये है 8।
मीटर में। सो एरिया की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लोगे, 5 8 जा 40 मीटर स्क्वायर। बट मैंने बोला एरिया वेक्टर, तो याद रखना जो वेक्टर होता है इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं वो उस एरिया के परपेंडिकुलर करते हैं, ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। यानी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, परपेंडिकुलर। ये चीज हमको क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस प्लेट का एग्जांपल लूं कि अगर ये एरिया है, इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं इजिली। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? सो परपेंडिकुलर होगी, जिस प्लेन में रखा है उसके परपेंडिकुलर। अगर मैं इसे घुमा दूं तो अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? आपके मोबाइल स्क्रीन के बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। अब देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी थीटा एंगल पे एक्ट कर रही हो किसी एरिया की, सपोज दैट ये है हमारा कोई एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है और ना ही वो इस तरीके से है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोल दिया कि इधर कहीं पर है। तो एरिया वेक्टर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। याद रखना एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिंपली एरिया होता है, जैसे हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो अब इस केस में फ्लक्स को कैसे निकालेंगे? तो आप पुराने दोनों क्वेश्चंस जो मैंने अभी सॉल्व किया है उसको आप ध्यान से देखो। जब मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे क्रॉस हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। जब एरिया को इस तरीके से रखा गया था तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फ्लक्स नहीं बनाएगी। ये चीज समझ आती है ना? यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर दो कंपोनेंट करें, मैं एक को नीचे लिख ले रहा हूं, एक कंपोनेंट जो अलोंग होगा इधर वो क्या होगा? E cos थीटा होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा E sin थीटा। सो हम लोग देख सकते हैं कि जो E cos थीटा है वो किधर लग रहा है? वो लग रहा है एरिया वेक्टर की तरफ। एरिया वेक्टर किधर है? एरिया के परपेंडिकुलर है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो E cos थीटा है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर है और यही हमारा फ्लक्स बनाएगा। जो E sin थीटा है वो फ्लक्स नहीं बना पाएगा क्योंकि E sin थीटा ऐसे जा रहा है ना, सो वो इस प्लेट को कहीं पर भी 90 डिग्री पे नहीं कट करेगा। सो ऐसे केस में जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा E cos थीटा इनटू एरिया। इसको क्या लिख सकते हैं? E A cos थीटा। अब जिन लोगों ने भी वेक्टर पढ़ा है तो A डॉट B क्या होता है? अगर A भी वेक्टर है और B भी वेक्टर है तो बोलते हैं A डॉट B इज AB cos थीटा। सो AB cos थीटा को A डॉट B लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और यहां पर हमने एरिया को भी वेक्टर मान लिया है। सो फाई हमारा होगा E डॉट A। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो फाई है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जैसे A क्रॉस B वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अब कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स देखेंगे और धीरे धीरे टफनेस को हम लोग बढ़ाएंगे। ध्यान से समझना। ये रखा था हमारा कोई एरिया, ये लेंथ है इसकी सपोज दैट 2 मीटर और जो विड्थ है ये है 4 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 न्यूटन पर कूलम और ये वाला आपको एंगल दे दिया गया है 30। ये आपको 30 डिग्री दिया गया है। सो याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करने से पहले आप क्वेश्चन को समझ लेना कि कौन सा एंगल दिया गया है। हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिया गया था। तो अगर यहां पर एरिया वेक्टर को हम लोग ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ये चीज समझ आती है। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा ना। ये चीज समझ आ गई। सो अब आप निकाल सकते हो कि फ्लक्स जो होगा वो होगा E डॉट A यानी कि E A cos थीटा। E cos थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा? जो उधर एक्ट कर रहा है और उधर एक्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स निकाल लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी 4, एरिया कितना हो जाएगा? 2 4 8 मीटर स्क्वायर और cos 60।
सो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो 4 इंटू 8 इंटू 1/2, सो 4 4 जा 16 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हमने एक आसान सा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया। देख लेना, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा तो वहां पर आपके फंडामेंटल्स आपके काम आएंगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको डायग्राम बना के दे दिया जाए, एंगल दे दिया जाए, तो फिर हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लक्स। अगर वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए, सपोज दैट कि मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और जो एरिया है वो है, मैंने बोल दिया सपोज दैट 10j कैप। ठीक है, तो एक तो है जिन लोगों को डॉट प्रोडक्ट के बारे में पता है वो सीधे क्या करेंगे, 4 10 हम लोग सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, E डॉट A इक्वल टू 4 10 40। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो इसका मतलब उसके डॉट प्रोडक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग इमेजिन करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, इधर कहीं पर है। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। आप ऐसे मान लो कि 2i कैप इधर है, 4j कैप y के अलॉन्ग है और 3k कैप आपकी स्क्रीन के बाहर है। जो एरिया वेक्टर है वो किधर है, 10j कैप। 10j कैप, j कैप का मतलब y एक्सिस के अबाउट। सो अगर ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। फिर से समझना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। एरिया वेक्टर किधर है, अगर y एक्सिस की तरफ है तो एरिया ऐसे रखा होगा ना। समझ आ रही है बात, कि अगर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, सो अगर एरिया वेक्टर हमारा j के अलॉन्ग है तो यानी कि j का अलॉन्ग कब हो सकता है, जब एरिया xz प्लेन में रखा हो। xz प्लेन में जब एरिया रखा होगा तभी एरिया वेक्टर y के अलॉन्ग होगा। तो अगर आप इस चीज को फील कर पाए तो आप समझ रहे हो कि एरिया ऐसे रखा है और यहां पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही हैं, i के अलॉन्ग 2i कैप, 4j कैप और 3k कैप। तो ध्यान से समझना, ये जो I के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और K के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। सिर्फ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर फ्लक्स बनाएगी, जो इस एरिया जिस प्लेन में रखा है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, 4j कैप। सो हमें क्या करना है, 4 इंटू दिस एरिया, सो 4 10 40। ठीक है, इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक बार मैंने आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश की, क्योंकि इससे जो फ्यूचर में थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, सेम ले लेते हैं हम, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और एरिया वेक्टर है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो अब हम बार बार उतना विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे फाई इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इक्वल टू ई डॉट ए लगा देंगे और डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 4। याद रखना i नहीं लिखना। फिर यहां पर प्लस 4 इंटू माइनस 4 हो जाएगा माइनस 16, प्लस 3 इंटू प्लस 6 यानी कि प्लस 18, यानी ये आ जाएगा 6 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आ गया नेट फ्लक्स। ठीक है, तो हमें सीधे डॉट प्रोडक्ट कर देना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन हमारा डायग्राम बना के दिया है तो सीधे हमें फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। ये दोनों भी हमारे सिंपल लेवल के क्वेश्चंस थे, आसान थे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम लोग कुछ स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक आसान से लैंग्वेज प्रॉब्लम की। ध्यान से देखना, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप
exist in space a rectangular plate having length 4 meter and width 50 centimeter is placed in xy plane. Calculate the electric flux through the surface. सो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये कोई नई वैरायटी नहीं है, अभी मैंने जो पहले करवाया था उसी को सिर्फ लैंग्वेज रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में बताया गया है कि 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। सो अगर रेक्टेंगुलर प्लेट हम देखें, ये है रेक्टेंगुलर प्लेट, लेंथ इसकी है 4 मीटर और विड्थ है 50 सेंटीमीटर, तो उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.5। सबसे पहले बात करें अगर एरिया की, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.5 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किधर रखा है, एक्स वाई प्लेन में रखा है। ठीक है, तो अगर हम इमेजिन करें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सो एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया, एक्स और वाई को मिलाता ये वाला प्लेन। ठीक है, तो यहां पर रखा है प्लेट। अब हमको समझ आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलॉन्ग होगी या y के अलॉन्ग होगी वो तो फ्लक्स बनाएगी नहीं। कौन सा बनाएगी, xy प्लेन में रखा है तो जो z के अलॉन्ग, जो इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बनाएगी फ्लक्स। ठीक है, तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, हम z वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर होगा 4 2 8। ठीक है, ये तो हमें ओरली समझ आ गया, अगर हमको कॉम्पिटिशन में टिक करना हुआ तो इजिली कर देंगे, बट अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे। एरिया हमने लिखा, फिर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, मैंने बोला था कि एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो एरिया हमारा एक्स वाई प्लेन में रखा था, तो जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी एरिया वेक्टर को लिखेंगे 2k कैप। अब आपके पास एरिया है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप सीधे स्टेप्स को फॉलो कर दोगे, phi इक्वल टू E डॉट A, और वहां से हमारा आंसर निकल आएगा 4 2 8। मैं इसको डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेसेस। अभी हमने जितने सरफेस देखे सारे के सारे ओपन थे। देखो ये ओपन और क्लोज का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। ऐसा सरफेस जो चारों तरफ से बंद हो, जैसे एक स्फेयर को आप इमेजिन करो, या फिर एक क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है जो ऊपर और नीचे से भी बंद है, वो सारे के सारे क्या है, क्लोज सरफेस है। सो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। अब इसमें भी दो टॉपिक हैं हमारे, पहला देखेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा देखेंगे इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर किसी क्लोज सरफेस को मैंने रख दिया, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहां पर एक क्यूब को इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है, इसको रख दिया गया है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी। सो कितना होगा फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है। ऐसे केस में सबसे पहले तो आप सोच के बताओ कि फ्लक्स कितना होगा। अगर माइंड क्लिक कर जाता है तो अच्छी बात है, फिर लॉजिक को समझना। मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐसे केस में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हर जगह पे जो फील्ड लाइंस होंगी उनके बीच का सेपरेशन यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर करीब और वहां पर थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म में फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन सेम रहता है। तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि भाई जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं इस क्यूब के, उतनी ही फील्ड लाइंस निकल रही हैं। समझ आ रही बात ना। यहां पर एक क्यूब है और मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम की, यूनिफॉर्म है, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां उतनी यहां उतनी यहां, हर जगह। ठीक है, सो एक फेस से, ये वाला जो फेस है ये बोल रहा है कि मेरे अंदर 50,000 फील्ड लाइन आ रही, तो ये बोलेगा मेरे से 50,000 निकल रही। कहने का मतलब क्या है कि जितना एंटर कर रही है उतना ही निकल रही हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो क्लोज सरफेस कैसा भी हो, सपोज दैट आपने स्फीयर ले लिया, आपने कोन ले लिया हर तरफ से बंद है, या सिलेंडर ले लिया जो हर तरफ से बंद है, अगर हमने उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फ्लक्स आएगा 0। ठीक है, अच्छा इसको ये तो मैंने लॉजिकली समझा दिया।
अगर एक्सप्लेन करना हो हमें फिजिक्स के बेसिस पे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो सबसे पहले समझ लेना एरिया वेक्टर किसी भी क्लोज सरफेस में कैसे होता है। इतनी बात तो समझ आ गई कि जो एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, बट परपेंडिकुलर दो तरफ हो सकता है ना। ये है हमारा एरिया, इधर भी परपेंडिकुलर है और इधर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो आप एक रूम को इमेजिन करो, जिस रूम में भी आप बैठे हो वो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस है ना। एक तो हो गई चारों दीवार, फिर छत हो गया और फर्श हो गया, कुल मिला के 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो हर फेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यानी कि अगर इस दीवार की बात करें, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इस दीवार का एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। इसी तरीके से सामने वाले फेस का इधर होगा। आप अपने कमरे में चारों तरफ देखो, जितनी भी दीवारें हैं कमरे से बाहर की तरफ होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज चलो हमें समझ आ गई। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे फ्लक्स जीरो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान से देखना, ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस। यहां पर है सपोज दैट कोई क्यूब या क्यूबॉइड, इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अगर क्यूबॉइड रखा है तो पहली बात तो जो एक तो फेस इधर है, दूसरा फेस इधर है और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आप एक चीज फील कर सकते हो कि जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो ये चारों फेसेस हैं ये कोई फ्लक्स नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? हमें समझ आ रही बात, क्योंकि जैसे आप ऊपर वाले टॉप वाले फेस को लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही, बॉटम वाले को लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी ऐसे जा रही है, तो उस केस में कोई फ्लक्स बनेगा नहीं। चलो साइड वाला भी अगर देखें तो साइड वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। जो फ्रंट और बैक वाला फेस है, आप इसको देखो तो दोनों का एरिया तो है तो सेम ना, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एंटर करेगी तो इस फेस की अगर बात करें जो आगे है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? मैंने बोला था कमरे से बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो अगर यहां पर इसका फ्लक्स हम लोग मारे φ1, तो φ1 की वैल्यू कितनी आएगी? हम लोग लिखेंगे E डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 180 डिग्री, पाई है। सो कॉस पाई की वैल्यू होती है, जब यहां पर थीटा की जगह पे पाई पुट करेंगे तो आ जाएगा ई ए कॉस पाई, यानी कि -EA। ठीक इसी तरीके से जो बैक वाला फेस है, अगर इसको कंसीडर करें हम, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? कमरे से बाहर की तरफ। सो इधर होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। सो उस केस में जो इसका फ्लक्स है मैंने मान लिया φ2। सो φ2 की वैल्यू कितनी आएगी? E डॉट ए आएगी, फिर E इंटू ए इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी। शॉर्ट में मैंने किया है। सो आप देखो कि इसका फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, दूसरे वाले का फ्लक्स, बैक वाली साइड का फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है। तो जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे φ1 प्लस φ2 तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि जितनी फील्ड लाइन एंटर करती हैं उतनी ही फील्ड लाइन बाहर निकल जाती हैं। एक चीज याद रखना कि जो फील्ड लाइन एंटर करेगी किसी भी क्लोज सरफेस में वो माइनस का फ्लक्स बनाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जो भी फील्ड लाइन एंटर करेगी किसी भी क्लोज सरफेस में वो नेगेटिव का फ्लक्स बनाएगी और जो सरफेस से बाहर निकलेगी वो बनाती है पॉजिटिव का। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में दोनों फ्लक्स इक्वल होते हैं और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नेट जो फ्लक्स होगा वो होगा 0। चलो अब बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म, सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग है। मैं एग्जांपल लिख ले रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, सपोज दैट 2x² प्लस
3x माइनस 5, ये है न्यूटन पर कूलम आई कैप। आई कैप क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप के अलोंग है। और एक क्यूब रखा है, क्लोज सरफेस का एग्जांपल है, क्यूब रखा है कुछ इस तरीके से। क्यूब की जो एज लेंथ है वो मैंने दे दिया 2 मीटर, और जो पहला फेस है क्यूब को मैंने रखा, तो जो पहला फ्रंट वाला फेस है ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, इसको भी हमने मान लिया सपोज दैट 2 मीटर। देखो किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये हमारा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहां से 2 मीटर पे पहला फेस पड़ रहा है एक क्यूब का जिसकी एज लेंथ है 2, यानी कि इसकी सारी एजेस कितनी है 2 मीटर की हैं। अब हमको निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहली चीज ये देखो आप, 6 फेसेस हैं यहां पर, तो जो फ्रंट वाला फेस है और बैक वाला फेस है यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बनाएगी, बट जो बाकी के 4 फेसेस हैं टॉप, बॉटम और इधर 2 हैं, ठीक है, ये कोई भी फ्लक्स नहीं बनाएंगी, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आती है क्योंकि जो टॉप में है फील्ड लाइन ऐसे ही गई, बॉटम में वहां भी फ्लक्स नहीं बन रहा, साइड की भी जो है वहां से भी कोई फ्लक्स नहीं बन रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे क्रॉस कर ही नहीं रही है, ठीक है। और इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अगर हमको लिखने को आया तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि जो एरिया वेक्टर है इसका इधर है, मैंने बोला था ना कमरे से बाहर की तरफ 90 डिग्री पे। सो जो ऐसे टॉप का मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, टॉप है तो इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। सो जब फॉर्मूला लगाएंगे फ्लक्स का इस सरफेस के लिए, सो ये cos 90 लगाएंगे और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि फ्लक्स आ जाएगा 0। सो पहले तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे चारों फेसेस का फ्लक्स 0 दिखा देना है जो इधर है। फ्लक्स कौन बना रहा है, फ्रंट वाला और बैक वाला, मैं सिर्फ उसको डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। सो जो फ्रंट का फ्लक्स है उसको मैंने लिख लिया φ1। बना के देखते हैं, फ्रंट वाले फेस को अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये है हमारा फ्रंट वाला फेस। एरिया कितना होगा, चूंकि क्यूब है जिसकी एज लेंथ 2 है, सो 2 × 2 एरिया हमारा हो गया 4 मीटर स्क्वायर। एरिया वेक्टर किधर होगा, मैंने बोला इधर होगा, रूम के आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, सो E1 = 2x स्क्वायर। तो पहला फेस जहां रखा है वहां पर x की वैल्यू कितनी है 2 है ना, मैंने बोला था ओरिजिन से 2 मीटर के सेपरेशन पे है, सो वहां पर x की वैल्यू को हमें 2 रखना पड़ेगा, +3 × 2 - 5, सो 2 × 4 = 8 +6 - 5, यानी कि 9 न्यूटन पर कूलम आई कैप, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, आई कैप के अलोंग है, कितना है 9 न्यूटन पर मीटर, 9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सो हमें इसका एरिया पता है, एरिया वेक्टर इधर है और ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्लक्स कितना होगा, φ1 = E1.A। सो E1 हमारा, या फिर इसको A1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एरिया वेक्टर को, ठीक है। सो E1.A1 ये आ जाएगा E1 A1 cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर है 9, एरिया की वैल्यू है 4 और cos पाई, सो इनटू cos पाई की वैल्यू -1 होती है, यानी कि यहां पर आ जाएगा -36 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये निकला है हमारा φ1, ठीक है। इसको मैं ऊपर कहीं पर साइड में लिख ले रहा हूं, φ1 की वैल्यू है -36 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो पहले फेस के थ्रू निकल गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाले फेस जो बैक में हैं उसके थ्रू भी निकालेंगे फ्लक्स। सो उसका डायग्राम बना रहे हैं। देखो जो बैक वाला फेस है
कुछ इस तरीके से है। एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, रूम से आउटवर्ड डायरेक्शन में। एरिया की वैल्यू होगी कितनी ये भी हमें पता है, 2 × 2 यानी कि 4 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमने मान लिया, एरिया तो हो गया 4 मीटर स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने मान लिया E2। E2 की वैल्यू कितनी होगी, सो E2 देखो हमें कहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला फेज ओरिजिन से 2 पे था, फिर 2 इसकी एज लेंथ, यानी जो पीछे वाला फेस है बैक वाला वो कितने सेपरेशन पे है, 4 पे है ना, ये चीज समझ आ गई। सो x की जगह पे 4 पुट करेंगे, सो 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 माइनस 5, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर कूलाम आई कैप, ठीक है। ये निकल आई E2। अब अगर उसका हमें फ्लक्स निकालना होगा तो लिखेंगे φ2 = E2 डॉट A2, यानी कि E2 A2 cos, एंगल कितना है, अभी cos थीटा लिखते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। E2 की वैल्यू है हमारी 39, A2 की वैल्यू है 4 और cos 0 क्यों, क्योंकि यहां पर एरिया वेक्टर भी आई के अलोंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई के अलोंग है, तो यहां पर दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। 156 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आई है हमारी φ2 की, ठीक है। चलो ये बात समझ आ गई। अब टोटल फ्लक्स अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टोटल फ्लक्स इक्वल टू φ1 प्लस φ2, ठीक है। φ1 की वैल्यू है हमारी -36 और φ2 की वैल्यू है 156। सो 120 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ये निकल आया है फाई टोटल। आप चाहो तो यहाँ पर φ3, φ4, φ5 और φ6 को भी लगा के जो बाकी के चारों फेसेस हैं उनका आप 0 दिखा सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। इसका एक पार्ट और है जो मैं गॉस थ्योरम के बाद बताऊंगा, अभी के लिए आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस की जो कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं और हमें लगता है कि हमने तो वो पढ़ा ही नहीं। देखो मेरा मतलब क्या है, मैंने अभी तक आपको बताया कि कोई प्लेट है, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप, यानी कोई प्लेन एरिया है, या फिर अगर कोई क्लोज सरफेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर जो एक और वैरायटी आती है जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर जो सरफेस है वो स्ट्रेट यानी कि प्लेन है भी नहीं और क्लोज भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एज्यूम करो ये हमारा एक हॉलो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर मतलब अंदर से खोखला, तो आप बोलोगे कि अंदर से खोखला है लेकिन है तो क्लोज। चलो आधा हम लोग कट कर देते हैं, तो अब ये कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। अब ये है हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस आपको दे दिया गया है, सपोज दैट 1.5 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया गया ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सपोज दैट 20 न्यूटन पर कूलाम आई कैप, ठीक है। सो अब यहां पर आप देखो, अगर आपको प्लेट दी होती, अगर आपको इस तरीके से प्लेट दे दी गई होती तो फिर आप क्या करते, इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्लेट किधर रखा है, ऐसे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्रॉस करेगी, आप सीधे फॉर्मूला लगा के वैल्यू को फाइंड कर सकते थे, ठीक है। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इस पोर्शन को देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे क्रॉस करेगी, इस पोर्शन को अगर मैं यहां पर बड़ा करके बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि इस पोर्शन का एरिया वेक्टर किधर है, इधर है। इसी तरीके से इस वाले पोर्शन को अगर आप बनाओगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। नीचे वाले पोर्शन का इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर कुछ इधर होगा। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में किस तरीके से निकाला जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से देखना। हमें करना क्या है, हमें इमेजिन ये करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पीछे से लाइट आ रही है। आप ऐसा इमेजिन करो कि इधर से ढेर सारी लाइट आ रही है और यहां पर लगा है एक वाइट स्क्रीन, एक स्क्रीन लगा है, ठीक है। याद रखना लाइट उधर से ही हम इमेजिन करेंगे जिधर से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही थी, इधर से मान लो कि लाइट आ रही है, तो इसका जो शैडो होगा, जो परछाई होगा, कैसे बनेगा, एक सर्किल की तरीके से हमें यहां पर दिखेगा। अभी बोर्ड पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते इसको, बट आप महसूस कर सकते हो कि यहां पर एक हॉलो स्फीयर रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे आए और मैं बोलूं कि इधर से लाइट आ रही है, तो उसकी जो परछाई बनेगी, शैडो, वो कैसे बनेगी, एक सर्किल की तरीके से बनेगी, जिसका रेडियस कितना होगा, पुराने जितना ही, यानी कि 1.5 मीटर। सो आपको क्या करना है कि यहां पर जो ये सर्किल आपको महसूस हो, ये सर्किल किधर रखा है, उस प्लेन में रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। या आप यूं बोल सकते हो कि जो शैडो बना है इसका एरिया वेक्टर किधर है, उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो शैडो से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस होते हुए दिख रही है, तो आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर हमें यहां पर कैलकुलेट करना हो, सो क्या करेंगे, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी 20, पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी 20, एरिया इस सर्किल का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, सो पाई आर स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर, और कॉस 0। कॉस 0 क्यों, क्योंकि इसका जो शैडो बन रहा है उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है। सो आप इसको सॉल्व करोगे, जब cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से हमें मिल जाएगा टोटल फ्लक्स, ठीक है। ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बता दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं पूछे जाते, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में काफी सारी बातें हो गई। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे गॉस थ्योरम की तरफ। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो फिर कमेंट जरूर कर देना, कोशिश करूंगा मैं आंसर करने की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।